तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम देखने वाले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम अभी इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम उस पे एक अच्छा सा वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा पूरा लेक्चर सीरीज चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश नियंत्रण की नींव कैसे रखी गई थी ये हम आज देखने वाले हैं। उसमें क्या क्या हुआ था, तो केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हुई थी और कंपनी पर ब्रिटिश का नियंत्रण कैसे आया था ये हम देखने वाले। ओके, तो केंद्रीय प्रशासन में देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बना था और प्रेसिडेंसी का एकीकरण किया था बॉम्बे, मद्रास बंगाल के नीचे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय बनाया था। ये सब आज हम देखने वाले। और कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण कैसे रखा गया था, तो भ्रष्टाचार पर रोक की गई कैसे की गई थी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनको रिपोर्टिंग क्या की थी, तो अनिवार्य क्यों की थी। ये सब प्रश्न के उत्तर हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। चलिए एक कंपनी की कल्पना करते हैं। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ व्यापार नहीं करती बल्कि अपनी खुद की सेना रखती है, युद्ध लड़ती है और एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करती है। जी हाँ, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आज हम उस कानून को समझेंगे जिसने इस बेकाबू ताकत पर पहली बार लगाम कसी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये वो कानून था जो एक व्यापारिक कंपनी को एक साम्राज्य में बदलने की कहानी का पहला पन्ना था। और ये जो लाइन है ना, ये इस एक्ट का आप कह सकते हैं पूरा सार है। ये पहली बार था जब लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि भारत में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को अब और मनमानी करने नहीं दिया जा सकता। देखिए, वो एक व्यापारिक संस्था से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक ताकत बन चुकी थी और अब उसकी लगाम कसने का वक्त आ गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी पर ब्रिटिश संसद को लगाम कसने की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना? इसका जवाब उस वक्त के भारत में फैले भ्रष्टाचार और कंपनी की खुद की खराब होती आर्थिक हालत में छुपा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका संवैधानिक महत्व क्या था। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं था, बल्कि ये भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे कैरेक्टर को बदलने की एक सोची समझी शुरुआत थी। देखिए, इस एक्ट का जो महत्व है वो असल में इन 3 बड़े पिलर्स पर टिका है। पहला, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के मामलों में सीधा दखल दिया। दूसरा, ये ऑफिशियली मान लिया गया कि कंपनी सिर्फ मसाले नहीं बेच रही बल्कि भारत पर राज भी कर रही है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, यहीं से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये कानून लाने की जरूरत पड़ी क्यों? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट से पहले आखिर चल क्या रहा था, कंपनी का साम्राज्य दिखता कैसा था। आप बस ये सोचिए, एक ही कंपनी के 3 अलग-अलग राजा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो एक दूसरे से पूरी तरह आजाद थे। कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता था। इसका सीधा मतलब था आपस में कोई तालमेल नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन और बिखरी हुई ताकत। तो इसी बिखराव को, इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। इसने नए नियम बनाए और एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर खड़ा किया। चलिए इसके जो मुख्य फीचर्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो इस एक्ट ने की, वो थी एक नया पद बनाना, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये भारत में सत्ता का एक नया सेंटर बनाने का ऐलान था। और इस नई और पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्हीं से आप कह सकते हैं भारत में एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव युग की शुरुआत हुई। तो अब देखिए पावर का स्ट्रक्चर बदला कैसे। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, जो पहले बंगाल के गवर्नर के बराबर थे, अब वो उनके नीचे आ गए, उनके अधीन हो गए। मतलब अब एक बॉस था और बाकी उसके सबॉर्डिनेट्स।
लेकिन बात सिर्फ गवर्नर जनरल पर खत्म नहीं हुई। पहली बार कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कंपनी के कर्मचारी जो अपना प्राइवेट धंधा चलाकर और स्थानीय लोगों से तोहफे या रिश्वत लेकर मालामाल हो रहे थे, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। और सबसे जरूरी, अब कंपनी को अपने रेवेन्यू और मिलिट्री से जुड़े सारे मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देनी थी। मतलब अब जवाबदेही तय हो रही थी। तो इन सभी नियमों और इस नए स्ट्रक्चर का नतीजा क्या निकला? नतीजा एक शब्द में कहें तो सेंट्रलाइजेशन, यानी सत्ता का एकीकरण। जो पावर बिखरी हुई थी वो अब एक जगह सिमट रही थी। ये जो फर्क है इसे समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या था? 3 अलग अलग आजाद पावर सेंटर, और इस एक्ट के बाद अब एक पिरामिड बन गया था जिसके टॉप पर बैठा था बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत में सत्ता पहली बार केंद्रीकृत हो रही थी। देखिए, किसी भी बड़े कानून का असर सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहता, उसकी एक विरासत होती है, एक लेगेसी होती है। तो चलिए इस एक्ट की विरासत पर एक नजर डालते हैं कि इसने आने वाले समय के लिए क्या तय किया। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विरासत यही है कि इस एक्ट ने भारत में एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखी। वो ढांचा जो 1773 में बनना शुरू हुआ, वही आगे चलकर पूरे ब्रिटिश राज का आधार बना। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है कि जो कदम एक ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया था, क्या वही कदम अनजाने में उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की पहली ईंट बन गया जिसने भारत पर अगले लगभग 200 सालों तक राज किया? सोचने वाली बात है ना? तो चलिए दोस्तों, आपने आज का वीडियो तो देखा होगा। उसके बाद हम उस पर आए हुए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेने वाले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट क्या है? तो 1773 का नियामक अधिनियम इस किस शुरुआत का प्रतीक है? तो इसका पहला ऑप्शन है क्रम शासन, या बी संसद नियंत्रण, या सी मुगल शासन, या डी फ्रांसीसी शासन। तो इसका आंसर फ्रेंड क्या है? बी संसद नियंत्रण। सेकंड क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, या कॉर्नवालिस, या वारन हेस्टिंग्स, या बेंटिंग। आपको थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके उस पर विचार करना है और उसके बाद ही आंसर देना है। तो उसका आंसर है वारन हेस्टिंग्स। ओके। तो तीसरा क्वेश्चन है किस न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई? ए मद्रास हाई कोर्ट, बी फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट, सी कलकत्ता सिविल कोर्ट, या डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट। चौथा क्वेश्चन है गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? ए 2, बी 3, या सी 4, या डी 5। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी 4। 4 गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य थे। पांचवा है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है कंपनी समाप्त करना, बी भ्रष्टाचार नियंत्रण करना, सी लोकतंत्र लागू करना, या डी सेना सुधार करना। तो इसका आंसर है बी भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना। छठा क्वेश्चन है कंपनी निर्देशकों का कार्यकाल कितना रखा गया? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, या डी 4 वर्ष। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए 1 वर्ष रखा गया था कंपनी निर्देशक का कार्यकाल। सातवां अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी? ए बहुत कठोर था, या बी अधिकार अस्पष्ट थे, सी न्यायपालिका हटाई गई, या डी कंपनी बंद कर दी गई। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी अधिकार अस्पष्ट थे। ओके। आठवां क्वेश्चन है इस अधिनियम ने किस प्रकृति की शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया? इसका ऑप्शन है ए केंद्रीकृत शासन, बी संघीय शासन, सी लोकतांत्रिक शासन, या डी सामंती शासन। तो अरे इससे पहले उत्तर दिया है ए केंद्रीकृत शासन। ओके। 9 सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। तो इसका आंसर है सी 4। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने थे तब? 4। इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संशोधन लाया गया? ए 1781 का संशोधन अधिनियम, बी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1813 चार्टर्ड एक्ट, या डी 1858 भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर है ए 1781 का संशोधन अधिनियम।